टू माय चैनल, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ स्टडी विथ लर्निंग। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज से मैं हिंदी में भी बोलना चालू कर दूंगा। आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आप लोगों को रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन नाम का एक एक्सपेरिमेंट को, जो कि साइंटिस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, जो कि इसके बाद वाले पेज में हुआ होगा। ये देखिए गाइस, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि ये है न्यूक्लियस, जो एटॉम के सेंटर में रहता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा। फिर बाहर में सर्कल्स होता है, जो कि इमेजिनरी होता है, जो रियल लाइफ में सर्कल्स एग्जिस्ट नहीं करते, पर उसी पैटर्न में ये ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट सर्कल होता है वहाँ पे दो न्यूक्लियस क्यों बोल रहा भाई, दो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम डिस्क्राइब करने वाले आप लोगों को रदरफोर्ड का यही एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड साइंटिस्ट एक अल्फा बीम नाम का एक रे छोड़े थे एक गोल्ड फॉयल के ऊपर। सो गोल्ड फॉयल का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये प्रूव होता है, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था कि एटॉम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, उन लोगों का बीच में गैप कितना होता है, मतलब जो पार्टिकल्स रहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कि पार्टिकल्स का बीच में जो गैप होता है कितना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत कम होता है, कैसा होता है। तो यही करने के लिए ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था। सो गाइस, आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे गोल्ड फॉयल नाम का मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पे गोल्ड फॉयल, एक्चुअली में ये है गोल्ड फॉयल, और ये एक डिवाइस है जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स का सोर्स आता है। अल्फ़ा पार्टिकल्स एक काइंड ऑफ रे होता है, तो उसमें से जो रिज़ल्ट निकलते हैं वो बहुत ही शॉकिंग था। जो रिज़ल्ट होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है। मैं अपना कैमरा को फोकस कर रहा हूँ। चलो गाइस, मैं कैमरा को ऐसा कर लिया और फ्लैश भी ऑन कर लिया, ताकि आप लोगों को देखने में सुविधा हो जाए। सो गाइस, ये जो फर्स्ट आता है, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स कंटिन्यू मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। अल्फ़ा पार्टिकल्स मोस्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ये देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स मोस्टली स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, क्योंकि ये जो एटम्स का जो डिस्टेंस है, एटम्स के पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए ये जो चार्ज पार्टिकल्स होता है, मतलब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स में पॉजिटिवली चार्ज रहता है, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल एक्चुअली में पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। और ये जो एटम्स का जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है उनके साथ रिपेल कर जाता है। रिपेल मतलब टकरा जाता है। सो गाइस, ये बहुत दूर दूर में पार्टिकल्स रहता है, जिसलिए बहुत कम पार्टिकल्स ही टकराते हैं एक दूसरे से, और बाकी का जो है वो स्ट्रेट निकल जाता है। रुको मैं फोकस में लाता हूँ। हाँ, जो टकरा जाता है, ये देखिए गाइस, मैं जूम कर रहा हूँ, जो टकरा जाता है, देखो वो दीवार में आके ऐसे, ये देखो दीवार में जाके ऐसे टकरा जाते हैं, और जो टकराते नहीं है वो स्ट्रेट निकल जाते हैं, स्ट्रेट्स। तो यही है इसका फर्स्ट पॉइंट। फिर दूसरा आता है कि जो पार्टिकल्स टकरा जाते हैं उनका जो एंगल होता है, मतलब ये देखिए गाइस, जो पार्टिकल्स टकरा जाते हैं उनका जो एंगल होता है, इसको एंगल कहा जाता है, आप लोगों को तो मालूम ही होगा। ये जो एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एंगल है, मतलब बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एंगल है। ठीक है, मतलब एंगल का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है। फिर अपना थर्ड पॉइंट निकल के आता है, 12,000 पार्टिकल्स, मैं 1000 गलती से बोल दिया गाइस, 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी राउंडेड, मतलब जितना भी 12,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक पार्टिकल राउंडेड होता है, मतलब ये देखिए गाइस, गोल होता है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट्स था जो उस ऑब्जर्वेशन से निकल के आया था, जो कि हमारे बहुत ही काम आया था। मतलब एक आइडिया आया था कि एटम्स के बीच का जो एटम्स के पार्टिकल्स, मतलब दिखा देता हूँ आप लोगों को, एटम्स के पार्टिकल्स का बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत हाई होता है, जिसके अंदर से लाइट पास कर सकता है, वो भी बहुत आराम से। ये था कुछ पॉइंट्स। अब तो आगे हम लोग अब तक हम लोग देख रहे थे रदरफोर्ड मॉडल से हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस क्या क्या मिले हैं। तो गाइस, अभी हम लोग रदरफोर्ड मॉडल का जो आज हम लोगों का डिस्क्राइब करने वाला वो है, इस रदरफोर्ड मॉडल का जो परिणाम आया था उसका मेन डिफेक्ट्स क्या थे। सो गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ, एक सेकंड गाइस, यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सो गाइस, दिस मॉडल, चलो गाइस मैं पढ़ना चालू करता हूँ।
दिस मॉडल इज द कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द क्लास इलेक्ट्रोडायनामाइट्स. Since the electrons and nucleus are charged bodies, then according to classic electromagnetic theory of Maxwell, any charged particle having acceleration radiates energy. तो गाइस मैं आप लोगों को समझा देता हूँ. इसमें बताया गया है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये देखिए गाइस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल 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 ऐसे घूमते रहता है, रुको मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूमता रहता है तब वो एनर्जी छोड़ देता है. एनर्जी ये एनर्जी रिलीज कर देता है. ठीक है गाइस, तो ये पार्टिकल मतलब ये जो एटॉम्स का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्चुअली न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड एंड राउंड घूमता है. मैं आप लोगों को बेसिक थ्योरी देख सकता हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपना सोलर सिस्टम हो गया. सोलर सिस्टम में सूरज बीच में रहता है, वैसे एटॉम्स में न्यूक्लियस बीच में रहता है. और सोलर सिस्टम में प्लैनेट जो होता है वो सन के चारों तरफ घूमता है. ठीक वैसे ही एटॉम्स के यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है. ठीक यही बात बताया गया है. अगर कुछ चीज़ घूम रहा है तो वो धीरे धीरे एनर्जी छोड़ता जाएगा अपना. एक टाइम तो ऐसा भी आएगा जब उसका एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे, आप लोग इसी डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बॉल है. आप लोग सोच लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूरज है. ठीक है, तो पृथ्वी घूम रहा है, बहुत साल हो गए, तो पृथ्वी का घूमने का जो स्पीड है वो तो धीमा होगा. तो धीमा होते होते वो पहले यहाँ पर आएगा इस लाइन पर, फिर इस लाइन से यहाँ पर आएगा, फिर इस लाइन से यहाँ पर आएगा और फिर आखिर में सूरज से धक्का खा जाएगा, मतलब सूरज के अंदर जाके टकरा जाएगा. यही बताया गया है इस डेफिनेशन में, जो कि साइंटिस्ट मैक्सवेल ने बताया था. पर ऐसा होता क्यों नहीं है? तो गाइस ऐसा होता नहीं है सिर्फ दो रीजंस के वजह से. एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक है सेंट्रीपिटल फोर्स. तो गाइस मैं आप लोगों को सिंपल हिंदी में समझा देता हूँ. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही साथ में वर्क करता है. जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक बिंदी ड्रॉ किया हुआ है, मतलब बॉल ड्रॉ किया हुआ है, जो कि मैं पहले ही ड्रॉ कर चुका था. वही बॉल अगर गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ही मैं ऐसे ही रफली ड्रॉ कर रहा हूँ गाइस. ठीक है, क्योंकि मैं कंपास से अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कंपास से ड्रॉ करूँगा. सो गाइस ऐसे ही गोल गोल घूम रहा है, तो ये एक्सेलरेशन में है, मतलब एक मोशन में है. और आप लोग, अच्छा मैं आप लोगों को फ्रेश ड्राइंग करके दिखाता हूँ. ये देखिए गाइस, ये सूरज है अपना और ये अपना पृथ्वी का ऑर्बिट है. ठीक है, पृथ्वी गोल 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 घूमे ही जा रहा है. एक ना एक टाइम पे बाद धक्का खा जाएगा. पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर में पड़ रहा है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा है कि ये पृथ्वी को फोर्स करता है कि बाहर निकल जाने के लिए, बाहर की तरफ धकेलता है ये पृथ्वी को. और ये जो सूरज का जो अट्रैक्शन फोर्स है, जिसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है. दोनों एक ही साथ में काम कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी अपना एनर्जी रिलीज नहीं कर पा रहा है. ये कॉन्टिन्यूसली मूव किए ही जा रहा है. इतने सालों से पृथ्वी घूमते ही जा रहा है. ठीक है, तो ठीक यही बात यहाँ पर भी कहा गया है. ये एटॉम का जो न्यूक्लियस है वो खींचता रहता है इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स बार बार बाहर जाने का कोशिश करता है. तो इसी दो पुल की वजह से, बाहर जाने का और अंदर खींचने का ये जो फोर्स है, ये दो फोर्स की वजह से ये घूमता जा रहा है और कंटिन्यूसली घूमते ही जा रहा है. ये फॉल डाउन नहीं कर रहा है. सो गाइस यही था अपना मेन टॉपिक. रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया, और उसका जो परिणाम हुआ वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया. सो गाइस मैं उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. मैं भविष्य में ऐसे ही वीडियो और भी लाऊंगा. तो गाइस चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर करके बोलना कि चैनल सब्सक्राइब कर देने के लिए. मुझको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा. सी यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.